हेडिंग है, पहला चैप्टर का पहला हेडिंग है, अभी घबराने वाली बात नहीं है कि खूब ढेर के पढ़ा दिए होंगे। खूब ढेर के नहीं पढ़ा है वो अलग बात है कि कुछ पढ़ा दिए हैं, लेकिन वो 11 नहीं है मूल। हाँ बोलो बेटा। कार्बन 12 कैसे लिखेंगे? हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं कार्बन 12, या ऐसे लिख सकते हैं कार्बन 12, या ऐसे लिख सकते हैं कार्बन 12। इन तीनों में से कैसे भी लिखिए बेटा। कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या एक मूल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक मूल कहलाता है। नोट हो गया ना? लिखेंगे कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है बेटा? एक मोल कहलाती है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दे दीजिए, क्या ध्यान देना है? हम जानते हैं कि एक मोल यानी कि लिख लेना, मोल को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल n इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, स्मॉल n जो होता है यानी कि एक मोल जो होगा, ऐसे लिखते हैं, एक मोल जो होगा वो बराबर होगा 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 परमाणु के। सुनाई दे रहा है? मैंने क्या कहा कि जो परमाणुओं की संख्या होगी, परमाणु मतलब सबसे छोटा सा कण होता है ना बेटा। तो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो कहें कि एक दर्जन में कितने केले आते हैं बेटा? हम जानते हैं एक दर्जन में वो नहीं आता है। एक दर्जन में कितना केला? 12। अगर मैं कहूँ कि हमको एक दर्जन बुक चाहिए, एक दर्जन क्या चाहिए, यानी कि हम कितने बुक मांग रहे हैं? बोलो मांग रहे कि नहीं मांग रहे हैं? अगर हम कहें कि हमको एक दर्जन एग चाहिए, अंडे, तो हम कितने अंडे मांग रहे हैं? 12। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि हमको एक मूल अंडे चाहिए, एक मूल एग चाहिए, क्या चाहिए बेटा? एक मूल एग। तो एक मूल अंडों का मतलब 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 अंडे हो जाएंगे। हमको लग रहा है कि काफ़ी मुर्गी फार्म का अंडा खत्म हो जाएगा। सोचो ये संख्या कितनी बड़ी हो गई ना। सारे मुर्गी फार्म के अंडे क्या हो जाएंगे बेटा? खत्म हो जाएंगे। अगर मैंने कह दिया तो यह एक तरह से कह सकते हैं कि ये बड़ा पैमाना है, लेकिन छोटी वस्तुओं को मापने के लिए है। वो छोटी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते। अगर मैं कहूँ, ध्यान दो बेटा, अगर मैं कहूँ कि 12 अंडों को एक पॉलीथीन में रख के हम ला सकते हैं, बोलो, यानी कि एक दर्जन अंडे हम पॉलीथीन में ला सकते हैं, एक दर्जन बुक भी हम एक पैकेट में ला सकते हैं, ला सकते नहीं ला सकते हैं, लेकिन कहे कि एक मूल एग, एक मूल अंडे क्या हमको पॉलीथीन में आ जाएगा? रूम घर भर जाएगा। बस समझ रहे हैं बेटा? तो उसी एक मूल में कितने परमाणु हो गए? 6.022 गुणे 10 पावर 23। बात समझ में आ रहा है? जो किसके बराबर हैं? जो 12 ग्राम कार्बन है। अगर कह दें हम कि 12 ग्राम कार्बन, जैसे हम लोग लेते हैं ना 10 ग्राम डाल दे दीजिए, चाहे 10 ग्राम चीनी दे दीजिए, ऐसा हम बोलते ही नहीं बोलते हैं बेटा। तो अगर कहा जाए कि 12 ग्राम कार्बन है, कार्बन हम जानते हैं ना, अगर 12 ग्राम कार्बन है तो 12 ग्राम कार्बन हम उठाएंगे तो तौलेंगे तो 12 ग्राम होगा, इतनी सुखी होगा, देखने के लिए इतनी सुखी होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसी कार्बन में पूछा जाए कि कितने परमाणु हैं, अब परमाणु बहुत छोटा पार्टिकल हो गया, तो उस 12 ग्राम में कुल 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 क्या है बेटा? परमाणु। बोलिए बात समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। इसी चीज़ को मानक मान लिया गया। मानक मानने का मतलब यह हो गया कि जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और एक बच्चा बताता है डेली टन, बाकी बच्चे नहीं बताते हैं, तो मैं यही ना कहूँगा कि सारे क्लास के गधे हैं ऐसे। अब उसमें वो बच्चा भी गया, गधों की लिस्ट में। अगर 10 बच्चे भी बता रहे तो मैं कहूँगा सारे के सारे क्या हैं? गधे हैं। समझ रहा है ना? यानी कि एक साथ हम सबको कह रहे हैं, एक साथ हम क्या कर रहे हैं? सबको। ये स्टैंडर्ड बना दिए कि सब के सब गधे हैं। हालांकि कुछ ठीक है, लेकिन हमको उस ठीक से कोई मतलब नहीं, हमको उस ठीक से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसी से मतलब है। उसी तरह से जब हमें पता चल गया कि कार्बन 12, चूँकि कार्बन 12 ग्राम कैसे हुआ है ना, कार्बन 12 ग्राम कैसे हुआ सर, तो हम जानते हैं सर, ऐसे लिखो, हम जानते हैं। और क्या जानते हैं? कि कार्बन परमाणु में
ध्यान देना बेटा, कार्बन परमाणु में 6 गो प्रोटॉन और 6 गो न्यूट्रॉन और 6 गो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। बोलिए हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना बेटा कि कार्बन परमाणु में इतना मिला के इतना होता है कि नहीं होता है? तो अगर इसके मास की बात करें, अगर इसके किसकी बात करें बेटा, मास की, तो मास की बात करें किसकी, मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें कि प्रोटॉन का मास कितना, समझ रहे हो, प्रोटॉन का मास कितना, मतलब प्रोटॉन का भार कितना होता है। हम जानते हैं कि परमाणु है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती हैं, यही ना बेटा। तो अगर कार्बन परमाणु है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। अब वह कार्बन में कितना प्रोटॉन होगा तो 6 गो, कितना न्यूट्रॉन होगा तो 6 गो, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6। बोलिए जानते कि नहीं जानते हैं? तो हम ये भी जानते हैं सर कि जो प्रोटॉन का भार होता है वह होता है 1.67 ये रहो गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, होता है कि नहीं होता है बेटा, ये होता है। उसके बाद से अगर मास ऑफ किसकी बात करें बेटा, न्यूट्रॉन की बात करें, तो ये भी लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, लेकिन मान लेते हैं कि उसी के बराबर है, तो 10⁻24 ग्राम। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह प्रोटॉन के भार का 1/1837वां भाग होता है। समझ में आया? यानी कि जितना प्रोटॉन का भार है ना, हाई प्रोटॉन का भार है, तो उसको कितने भागों में बांट दीजिए, 1837 भाग में बांट दीजिए। बताओ कि उसको गिन पाओगे? एक तो प्रोटॉन वैसे छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, उसका भार हमने कैसे कैसे तौला है, इतना है। अब -24 ग्राम, बताओ कोने पलरा पर रख के तौलोगे, कोने पलरा पर रखाई हो, और जो डंडिया मारे ना सोएंगे को वो पर नहीं रखा पाई। सही बात है ना, सोने वाले पर भी नहीं रख सकते हैं। सोना जो होता है बहुत छोटे से छोटे मेजरमेंट को भी बताता है, पॉइंट में बताता है, लेकिन इसको वो भी नहीं बता पाएगा। अब उसका भी वो 1837वां भाग है। मतलब प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के भार से हमको कोनो मतलब है? कोनो मतलब नहीं है। एक भार खत्म हो गया ना बेटा, बोलो। यानी कि कार्बन अगर 12 ग्राम है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है, हाई 6 गो, हाई 6 गो। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन मतलब को प्रोटॉन का भार था बाबू, एगो प्रोटॉन का भार था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एगो न्यूट्रॉन का भार था कि नहीं था? यहाँ पर कार्बन में को प्रोटॉनवा है, को न्यूट्रॉनवा है, 6 गो, तो 6 गो प्रोटॉनवा 6 गो न्यूट्रॉनवा। मतलब हम डायरेक्ट लिख सके नहीं कि कार्बन परमाणु का जो भार है, कार्बन परमाणु का जो भार है वह किस पर डिपेंड करने लगा, 6 और 6, चूँकि दोनों का भार बराबर है बेटा, दोनों के भरवा का बा, तो 6 कितना हो जाए, आ गुणे कितना भरवा बा ओकनी के 1.67 गुणे 10 पर पावर माइनस, देखो कोनो दिक्कत? तो पूरा भरवा कितना निकल जाए, 12 निकली का, पूरा भरवा कितना निकली 12। अब इस 12 में कह रहा है कि जो 12 है, इस 12 में अब चूँकि हमको मोलों की संख्या भी तो ऐड करनी है ना, परमाणुओं की संख्या भी तो होती कि नहीं होती है बेटा, तो कितना गुणे 6 है जगह ना हो, यहाँ से गुणे 6.022 आ गुणे 10 पर पावर कितना बेटा। अब ये पूरा के हल करो तो कार्बन का भार निकलेगा ना, समझ में आया बेटा? तो कार्बन का भार लगभग कितना निकल गया हो, कार्बन का भार कितना निकलेगा है कि हल करोगे तो कितना आएगा बेटा, हल कर दे 12 गुणे 10/10 इतना होगा ना हो, वो दिन वक्त रहे तो कितना हो गया 12 ग्राम। एक्चुअल में ये जो 12 ग्राम नहीं आता है, यह किस में आता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट में आता है। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक मास यूनिट में आता है। चूँकि सवाल ये है कि हाई जो भरवा ग्राम में दिया हुआ है, इतना ही भरवा किस में भी होता है, AMU में भी होता है। AMU माने एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, किसी परमाणु के एक परमाणु का भार, एटॉमिक परमाणुवी मास माने भार, यूनिट माने एगो। किसी परमाणु में मतलब कार्बन परमाणु में किसी एक परमाणु, किसी एक का भार, तो किसी एक का भार को था, 12 को था कि नहीं था, बोलिए? तो उसके साथ 12 बार गुणा करना पड़े, एक को के है ना, तो 12 को के गुणा करे पड़ी ना। अब प्लस हई देखो, हई बताओ नहीं ना हो कि जो 1 मोल बाऊ है करे बराबर होला परमाणु के, बोलो? तो हे जगह कितना है, संख्या कहाँ गई हो, एगो के बात होत रहा ना, तो एगो के बात होत रहा तो ओकरो को तो गुणा करा पड़ी हमें। 1 गुना बा, कार्बन 2 गुना बा, 3 गुना बा, 4 गुना बा, को बा एगो है, तेरे समझो एगो कार्बन रहा, तुम्हें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहा, समझ आ रहा है? इसको समझ में धंस रही है, मारे के मुँह धंस जाएगी हमें पढ़ लिया धाला कर रही है। एगो कार्बन था तो उसमें प्रोटॉन और क्या था बेटा, न्यूट्रॉन, 6 गो रहना सो, लेकिन ओकर संख्या को रहा। अगर परमाणु की बात करें तो कार्बन परमाणु को था एगो, तो एगो कार्बन पर एगो परमाणु की संख्या इतना होगा, इतना मोल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ कितना होगा 12 AMU, इसलिए इसे गुणा किया है। अब ये जब AMU में है तो AMU को डायरेक्ट किस में लिख सकते हैं बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, ग्राम मोलर
मास। इसको क्या कहोगे बेटा? ग्राम एटॉमिक। हाँ मनु, यानी कि GA, मतलब परमाणु का जो भार है वह ग्राम में है। तो कितना है बेटा? 12 ग्राम। तो कैसे आया 12 ग्राम, समझ आ रहा है? यही चीज़ हम किसके लिए ले सकते हैं? ऑक्सीजन के लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? ऑक्सीजन के लिए। अगर चाहे आप तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला था। दूसरा बेटा कर दें? बोलो। तो ऑक्सीजन परमाणु। अच्छा ठीक है भाई, सोडियम का करते हैं। सोडियम परमाणु। कौन सा परमाणु बेटा? अब जो सोडियम परमाणु है इनमें कौन सी उपस्थित है बेटा? 11 गो प्रोटॉन है प्लस 11 गो न्यूट्रॉन है और 11 गो कौन सी है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन से तो कोनो मतलब नहीं है, यहाँ प्रूफ हो चुका है, क्योंकि सर जी बहुत छोटा है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बचने है 2 जाने। तो बोलबा हो 11 प्लस 11 मैंने कितना हो जाएगी? आ गुणे 1.67 गुणे 10 पर -24 गुणे 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 हुई कि नहीं हुई? जब एक गुणा करबा तो कितना आई? बतिया तो कभी आई ना। 22 लिखा, 12 लिखा फिर से हो 22 होगा ना बेटा? कितना होगा? 22। और जब इसको सॉल्व करोगे, इसको हल करोगे ना, तो ये दशमलव में 1 ज़्यादा आएगा। ये दशमलव में क्या आएगा बेटा? 1, मतलब पॉइंट में आएगा। पॉइंट में कुछ चीज़ें किस में आएंगी बेटा? पॉइंट में। तो पॉइंट में अगर आएंगी तो 11 दूनी 22 ग्राम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया ना बेटा? तो ये कितना हो गया? लगभग 22 ग्राम। सोडियम का भार कितना आ जाएगा? लगभग 22 ग्राम, या 22 ग्राम का हो या 22 AM, पॉइंट में आएगा कुछ करके। तो ये लगभग है, ये जो वैल्यू है वो किस में है बेटा? लगभग में। कोई दिक्कत किसी को? तो दोनों एग्जाम्पल यहाँ से क्या हेडिंग लगाएंगे? मूल अवधारणा बताए थे, मूल कॉन्सेप्ट। अब मूल अवधारणा में सबसे पहली चीज़ बेटा कि मूल का ग्राम भार तथा अणु भार या परमाणु भार में संबंध पहला है ना। अब इसमें जो मूल होता है बेटा, वो मूल बराबर होता है ग्राम भार तथा अणु भार। क्या है ये हम समझा रहे हैं अभी। मूल जो होगा यहाँ पर लिख लो कि ग्राम में भार अब बटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोलर द्रव्यमान लिख दो, कोई दिक्कत? दोनों को मिला के बतिया तो ये होगा ना मोलर द्रव्यमान। अभी मैं निकलवा रहा हूँ, ठीक है? चाहे मोलर द्रव्यमान लिखिए चाहे ये लिखिए। अब सवाल है कि मोल को n से दर्शाते हैं और ग्राम में भार को W से और मोलर द्रव्यमान को M से। तो यह एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एक फॉर्मूला मिला यहाँ पे कि n बराबर W/m, n बराबर W/m। मैं इस पर कुछ आपसे सवाल करा लेना चाहता हूँ। जैसे ज़रा ध्यान से देखिए, सवाल क्या है? सवाल है बेटा न्यूमेरिकल है कि H2SO4 कितना? H2SO4 98 ग्राम H2SO4 में 98 ग्राम H2SO4 में कौन है? 98 ग्राम अपने पास से लिख दिया, और उतना होगा भी तुम निकालोगी तो इसका होता है। लेकिन ये अब जो मैंने कह दिया कि सर इतना होता है, अब तुम हमेशा उतने ढूंढो, वो कुछ भी दे सकता है ना वहाँ पे बेटा, मैंने बस सुविधा के लिए दिया है। 98 ग्राम H2SO4 में पहली चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है बेटा सल्फर के मोलों की संख्या। देखो किसके मोलों की संख्या? सल्फर के। बी में क्या कैलकुलेट करना है? मैं थोड़ा सा जगह दे करके लिख देता हूँ। बी में क्या कैलकुलेट करना है? H2SO4 के मोलों की संख्या। सुनाई दे रहा है? हाँ? और सी ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। अरे बस मुझे बेटा कितना होगा? ऑक्सीजन का मोल पूछा, H2SO4 का मोल पूछा और सल्फर का मोल पूछा। आपसे सी डी हाइड्रोजन के मोलों की संख्या भी पूछ सकता है। अगर ये समझ गए बेटा तो समझ लो कि इससे संबंधित जो सवाल होंगे आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो सल्फर के मोलों की संख्या की बात कर रहा है ना बेटा, किसकी संख्या की बात कर रहा है?
सल्फर के मोलों की संख्या की बात कर रहा है ना। तब ये बताओ हम क्या दिखाई दे रहा है हमको कि H2SO4 में मोलों की संख्या पूछ रहा है बेटा। अब पूरे कंपाउंड की बात कर रहा है, तो पूरे हमारे लगे बोतले में धोइल बा H2SO4, अतः से पूछा था कि मैं सल्फर के मोल की संख्या बताओ को बा। सल्फर के मोलों की संख्या मतलब कौन सी बेटा, हमको पहले देखना पड़ेगा ना कि H2SO4 जो डाले हैं बर्तन में उसमें सल्फर को गो है, एगो है, दूगो है, तीन गो है, ये ना उसके मोलों की संख्या है। सर निकल जाएगा। H2SO4 में सल्फर की संख्या कितनी है बेटा, बोलो। एक ही बार लिखा गया है ना, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं लिखा गया है। H2SO4 में सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है ना। और ये बताओ जो उसकी संख्या होती है वही ना उसका परमाणु है। अभी तो बात लिखे थे ना, अभी तो बात लिखे थे, यानी कि अतः सल्फर के मोलों की संख्या कितनी होगी बेटा, 1। मोल कितने हो जाएंगे, 1। मोल कितने हो जाएंगे, 1। वैसे दिख रहा है यही H2SO4 के मोलों की संख्या। और पूरे कंपाउंड को पूछ रहा है, बताइए कि पूरा 98 ग्राम में पूरा कंपाउंड के मोलों की संख्या बताइए। आ रहा समझ में। तो ये बताओ मोल की संख्या बराबर कितना जानते हैं, यानी बराबर W पानी हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अभी फार्मूला दिए थे ना। अगर देखो यहाँ सल्फर का क्या भार दिया है, तो हमको खाली संख्या से मतलब है, तो मोल की संख्या निकाल लिए, 1 होगा सर। लेकिन कह रहा है कि H2SO4 का पूरा भारवा दिया है कि नहीं दिया है, यह इतना ग्राम। जैसे कहनी है कि कार्बन के 12 ग्राम में, सही बात बा, तो कार्बन के 1 परमाणु ना 12 ग्राम हो, कार्बन का 1 परमाणु को ग्राम, और कार्बन के 2 परमाणु रही तो, कार्बन के 3 रही तो, समझ में आ रहा है ना। वही तरह यो कहता कि H2SO4 के मोलों की संख्या बतानी है, लेकिन को ग्राम में 98 ग्राम। अब ये बताओ जरा हमके कि H2SO4 को बेर आइल बा, एक ही बेर ना आइल बा। हम लिखले बड़ी क्या 2 3 4। अरे बाबू ऑक्सीजन हेकरा मत देख लिया, वो ऑक्सीजन की संख्या है। किसकी संख्या है, ऑक्सीजन की। तो अब ये बताओ बेटा, अब हमको यह नहीं ना निकालना है, W हमको पता है, बोलो तो W पता है कितना है, W 98 ग्राम। ए मर देखो ग्राम में भार लिखल बनो, तो ग्राम में भार है ना, जी लिखल भाई जकवा, बोलो तो कितना लिखा है जकवा 98। अब बटा यम मने मोलर द्रव्यमान। अब H2SO4 का हमको निकालना पड़ेगा द्रव्यमान। कैसे निकालते थे, याद कीजिए कैसे निकाले हैं आप, निकालिए। देखिए अब ये बताइए, हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है, 1। कितना होता है, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, हम जानते हैं सर, है ना। लेकिन आया को भी रही बताओ, 1 हाइड्रोजन का भार ना 1 और 2 लिखा है ना। H2SO4 में वो कितनी बार है, तो गुणे कितना करना पड़ेगा, 2 धन। सल्फर का भार कितना होता है, सल्फर का भार कितना होता है, 32। कितना होता है बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 32। अगर इस तरह से नहीं याद है तो मैंने कहा था ना कि तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। याद है तत्वों का परमाणु क्रमांक, चलिए कोई बात नहीं, पहला दिन है। तत्वों का परमाणु क्रमांक याद है तो उसका सीधे दुगुना कीजिए, उसका क्या कीजिए, दुगुना। तो इसका होता है 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और गुणे को बार 1 ऑक्सीजन के 16 होला, तो 4 गो के 4 से गुणा कर पड़ी ना में, चल है के जोड़ लो, 2 1 ने भाई कितना 16 चौके जोड़ लो, कितना आई है, कितना आ गया बेटा, 98। ऊपर भी 98, नीचे भी कितना, तो कितना मोल आ गया बेटा, आ गया समझ में। ये दूध वाले भाई साहब हैं, कितना मोल आ गया बेटा, 1 मोल। कितना मोल आ गया, 1 मोल। बात समझ में आया। अभी बताओ ऑक्सीजन के मोलों की संख्या नहीं बता दोगे, कितना होगा, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितनी होगी, बोलो। जो दिख रहा है एकदम वैसे ही सर जी बता देंगे हम लोग, दन 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 4 मोल, बोलो। हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, जो दिख रहा है संख्या वही ना है बेटा, परमाणुओं की संख्या ही तो मोलों की संख्या है। अरे यार ऑक्सीजन की, और यह है हाइड्रोजन के मोलों की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, फटक दे उतार दीजिए बड़ा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बेटा और अवधारणाएं हैं, उनको बस आप नोट कर लीजिए। 2 अवधारणाएं ऐसे हैं जिनको सिर्फ नोट करना है फॉर्मूला के तौर पे, कि n = n0/Na लिखवाए थे, और दूसरा कि n =
V/22.4। ये दो चीज़ें नोट कर लीजिए, इन दोनों का जब इस्तेमाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बस ये नोट कर लेना। अभी फ़िलहाल हमको वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी। कुछ मैं चाहता हूँ कि आप लोग अणु भार या परमाणु भार से संबंधित कुछ बात कर लिया जाए। देखो बेटा, जैसे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है बेटा एटॉमिक मास, क्या आ रहा है बेटा, और एक आ रहा है बेटा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ध्यान देना, एटॉमिक मास जैसे यहाँ पर लिखे हम हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैंने लिखा बेटा, तो बोलो ये मॉलिक्यूल है कि ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल माने अणु, तो मॉलिक्यूलर मास को हम कहेंगे अणु भार, मॉलिक्यूलर मास को क्या कहेंगे हम, और एटॉमिक मास को हम क्या कहेंगे बेटा, परमाणु भार। दो चीज़ें हो गई कि नहीं हो गई? अब ये परमाणु है तो इसका भार कितना होता है? एक होता है सर, तो क्या H2 का भी भार उतना ही होगा? बोलिए, H2 का भी भार उतना ही होगा, यही अंतर है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में। अब जब एक गो का ना एक होता है, लेकिन सर जी दो गो का कितना हो जाएगा? आगे समझ में? अभी ना बात हो रही थी कि कार्बन के एक गो का 12 है, तो दो गो का 24, तीन गो का 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेटा ऑक्सीजन और यहाँ पे लिख दूँ ऑक्सीजन, है ना बेटा, दो जगह पे है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है ना। अब इसका कितना होगा? 16 गुणे 2 बराबर कितना? ठीक है ना। अगर मान लो कि यहीं पर आ जाए बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक गो का कितना होता है? अब यही नाइट्रोजन अगर दो गो हो जाए तो 14 दूना कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, नहीं ना बेटा। तो यह है परमाणु भार और ये क्या है बेटा? अणु। अब समझ में आया? अगर कई बार लिख दीजिए सल्फर का, देखो सल्फर का कितना होता है बेटा? 32। अब सल्फर का जो अणु होता है वो होता है S8, मैंने बताया था। सल्फर का जो अणु होता है ना बेटा, वो अणु S2, S3, S4 नहीं होता है, बल्कि सल्फर कितनी बार जुड़ता है? 8 बार। तो सल्फर 8 बार जुड़ेगा तो कितना लिखेंगे? 32 गुणे 8, 8 दूना 16 कर 6 हासिल 1, 8 तिरिके 24, 24 एक बेटा 256, सही है का? 8 दूनी 16 कर 6 हासिल 1, 8 तिरिके 24 से कितना हो जाएगा? 25। तो ये होगा उसका, सुनाई दे रहा है? अणु भार पूछेगा तो, नहीं तो आप कहीं भी लिख सकते हैं कि किसी ना 20 तक के तत्व के परमाणु क्रमांक का क्या करने पर बेटा? दोगुना करने पर उनका क्या मिल जाएगा बेटा? परमाणु भार या अणु भार क्या होता है? प्राप्त होता। कंडीशन सप्लाई, परमाणु क्रमांक सम संख्या होने पर, अगर परमाणु क्रमांक क्या हो बेटा? सम संख्या हो, तो दोगुना क्या करोगे? दोगुना करोगे। अब परमाणु क्रमांक अगर क्या हो बेटा? विषम संख्या हो, तो 2 गुना अब प्लस कितना? 1 उसमें लिखोगे। सुनाई दे रहा है ना? जैसे सर तब तो ये 14 जो है परमाणु क्रमांक किसका होता है? नाइट्रोजन का 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7, याद करना पड़ेगा बेटा। 7 होता है तो सर 7 दूना आप 14 ही लिखे, एक तब जोड़ना चाहिए ना इसमें, तो होता है बेटा। इसका 14 भी होता है और इसका कितना होता है? 15 भी होता है। तो इस हिसाब से इसका कितना हो जाए? 15 दूना 30 भी तो होगा ना, बोलो। लेकिन ज़्यादातर प्रीफर कौन किया जाता है? 14। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक हैं, एक SN14 और एक है SN15। ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या किया जाता है बेटा? कम इस्तेमाल किया जाता है दोनों। जैसे अगर हम बात करें बेटा सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इस 11 का हमको दुगुना करना पड़ेगा ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 22। लेकिन देख रहे हैं कि जो परमाणु क्रमांक है सर यह एक विषम संख्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 जोड़ नहीं 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि वास्तव में सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा? अणु भार कितना हो जाएगा? कह दो सर इसका अणु आएगा तब ना होगा। और कभी भी कोई भी धन बनाने वाला यानी कि कोई मेटल डाई फॉर्म या ट्राई फॉर्म में लिखा नहीं जाता है। वो किसी कंपाउंड में आया है अलग बात है, लेकिन अकेले कभी भी वो डाई ट्राई फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को मैंने H2O2 N2 और S8 लिखा है, ऐसे कभी भी आप किसी धातु को डाई या ट्राई फॉर्म में नहीं देखेंगे। बोले बात समझ में आ रहा है बेटा? ये बात याद रखना है, ठीक है ना? नहीं तो भुला जाओगे तो हमारा दोस्त मत देना। तो विषम संख्या होने पर 1 जोड़ना है और सम संख्या होने पर नहीं जोड़ना है। तो आप अपना काम कर सकते हैं, 20 तक
30 तक के तत्वों को लिखिएगा, उसको काम से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? उतारिए।